नमस्कार। आप सबका स्वागत है। मैं विभा कुमारी, बीएसजे कॉलेज राजनगर हिंदी विभाग। प्रतिदिन 12:30 बजे हम लोग ऑनलाइन क्लास में मिल रहे हैं और आज भी मैं उपस्थित हो चुकी हूँ और प्रतीक्षा है छात्रों की कि छात्र आएं और जुड़े। हाँ, छात्रों ने जुड़ना शुरू कर दिया है। स्वागत है बच्चों, स्वागत बेटा। सिमी, वैशाली, प्रेमचंद, स्वागत है आप सबका। इतिहास का पेपर पढ़ रहे हैं जिसमें अब तक हम लोगों ने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल पर विशद चर्चा की। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। नमस्ते प्रेमचंद, प्रणाम सर। आज हम लोग आधुनिक काल पर बात करने जा रहे हैं। नमस्ते उद्धव। तो सर्वप्रथम आधुनिक शब्द को थोड़ा सा जान लेना उपयुक्त रहेगा आधुनिक काल को जानने के लिए। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है और अभी तक आप लोगों ने आधुनिक शब्दों का अनेक संदर्भों में प्रयोग देखा होगा, तो आधुनिक का बोध नूतनता से होता है, नवीनता से होता है। यानी कल तक हमारे पास जो कुछ भी था उससे नया कुछ भी होना आधुनिकता है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने आधुनिकता को समझाते हुए दो अर्थों में आधुनिकता को समझाने की उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि आधुनिकता दो अर्थों में है। एक तो मध्यकाल से उसकी भिन्नता होती है और दूसरे वह नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण की सूचना देता है। अब हमें डॉक्टर बच्चन सिंह के इन दोनों अर्थों पर ध्यान देना होगा कि सर्वप्रथम वो कह रहे हैं कि मध्यकाल से भिन्नता, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आधुनिकता से तात्पर्य होता है कि कल तक हम जो समझ रहे थे या हमारे पास जो चीज़ें जिस रूप में जानी जाती थी उससे नया कुछ। तो साहित्य के संदर्भ में जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो मध्यकाल से भिन्न जो भावबोध हमें दिखाई देता है, जो विचार हमें दिखाई देता है, सोच दिखाई देती है, वह आधुनिकता की पहली पहचान है। और दूसरा अर्थ जो उन्होंने बताया है कि इहलौकिक, नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण की सूचना। इहलौकिक यानी भौतिक लोक। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मध्यकाल में ईश्वर केंद्र में था और पारलौकिक बातें हो रही थी, यानी स्वर्ग की बातें हो रही थी, ईश्वर की बातें हो रही थी, भक्ति की बातें हो रही थी। जबकि आधुनिक काल में आकर के मनुष्यों की बात होने लगी, यानी जहां ईश्वर केंद्र में था मध्यकाल में, वहीं पर आधुनिक काल तक आते आते व्यक्ति केंद्र में आ गया। तो ये मध्यकाल से भिन्नता है, क्योंकि मध्यकाल में जितनी भी विशेषताएं आपने देखी कि भक्ति काल है तो वहां पर भक्ति परक रचनाएं लिखी जा रही है, ईश्वर के प्रति समर्पण है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति केंद्र में आ गया। यदि हम रीतिकाल, मध्यकाल में रीतिकाल को देखें तो रीतिकाल में राज्याश्रित कवि थे और राजाओं के दरबार में साहित्य लिखा जा रहा था, वहाँ पर समाज अनुपस्थित था। लेकिन आधुनिक काल तक आते आते व्यक्ति केंद्र में आ जाता है और ऐसा व्यक्ति जो एक आम व्यक्ति है, यानी जिससे समाज है, जिसे हम लोग कहते हैं, वह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कृषि से जुड़ा हुआ है, जो श्रम से जुड़ा हुआ है, वह व्यक्ति केंद्र में आ जाता है आधुनिक काल तक आते आते। यदि हम हिंदी साहित्य कोश में देखते हैं कि आधुनिकता को किस तरह से समझाया गया है, तो हिंदी साहित्य कोश में आधुनिक के लिए कहा गया है कि आधुनिकता की पहली और अनिवार्य शर्त है स्वचेतनता। स्वचेतनता यानी अपनी चेतना, अपनी स्थिति के प्रति चैतन्य होना, अपनी स्थिति का बोध होना, अपने समाज का ज्ञान होना या जागरूकता होना। आप कह सकते हैं कि आधुनिकता की पहचान जागरूकता से है। यानी जब हम साहित्य में मध्यकाल से आधुनिक काल की ओर बढ़ते हैं, तब
ईश्वर के स्थान पर मनुष्य की प्रमुखता हो जाती है और अंधविश्वास और रूढ़ियों के स्थान पर तर्क की प्रमुखता हो जाती है। यानी जो आधुनिक बोध है वो नवीन वैज्ञानिक तकनीक और औद्योगिक प्रगति से उत्पन्न भावबोध से, उत्पन्न दृष्टि से, उत्पन्न जागरूकता से पैदा होती है, जहां अंधविश्वास से हम मुक्त होते हैं, रूढ़ियों से मुक्त होते हैं और जो हमारी जड़ता है उसको हम गति में परिवर्तित करते हैं। यानी जब तक हम रूढ़ियों से बंधे थे तब तक हमारी सोच में, हमारी वैचारिकता में एक जड़ता थी, लेकिन ज्यों ज्यों हम वैज्ञानिक तकनीकी से प्रभावित होते हैं, ज्यों ज्यों औद्योगिक प्रगति से प्रभावित होते हैं, त्यों त्यों हम में एक गति होती है। यानी अंधविश्वास, रूढ़ियां, कुप्रथाएं, इन सब से हम जागरण की ओर बढ़ते हैं। यानी एक नव जागरण का यह युग है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने कहा है कि नवजागरण की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि नवजागरण से आधुनिकता उत्पन्न होती है। आधुनिकता, जब हम आधुनिक साहित्य की बात करते हैं तो आधुनिकता को समझते हैं, और आधुनिकता प्रश्न करता है, आधुनिकता तर्क करता है। जब हम आधुनिकता की बात करते हैं तो हर बात को तर्क की कसौटी पर कसते हैं। यानी यहाँ कुछ भी यूं ही नहीं स्वीकार होता है, और इसीलिए आधुनिक युग नवजागरण के साथ शुरू होता है। और कह सकते हैं कि नवजागरण का जो केंद्र है वो कलकत्ता महानगर केंद्र बना नवजागरण का। आप सबने राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा, बहुत बड़े समाज सुधारक हुए और 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। यानी नवजागरण का जो एक दौर आया जिस समय राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, ऐसे कितने ही महापुरुष आए जिन्होंने समाज सुधार पर बल दिया, और ऐसी अनेक ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज इत्यादि की स्थापना की, जिससे समाज में जागरूकता आई और समाज में आधुनिक बोध के प्रति लोगों में जागरूकता आई। लोगों ने अंधविश्वास को छोड़ा, रूढ़ियों को छोड़ा और तर्क की कसौटी पर हर गतिविधि को जांचना शुरू किया, और वहीं से आधुनिक भावबोध की उत्पत्ति होती है। अब थोड़ा सा इस भावबोध को समझते हुए एक बार पुनः चलते हैं रामचंद्र शुक्ल की दी हुई परिभाषा की तरफ, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा में वह पंक्ति आती है कि ज्यों ज्यों मनुष्य की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता है त्यों त्यों साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यानी जब हम मध्यकाल में थे तो हमारी जो चित्तवृत्ति थी वो ईश्वर तक केंद्रित थी, उपासना तक केंद्रित थी, लेकिन जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ते हैं तो हमारी चित्तवृत्ति में परिवर्तन आता है, हमारे भावबोध में, हमारी समझ में, हमारी वैचारिकता में परिवर्तन आता है। कल तक हम जिन अंधविश्वासों में लिप्त थे, आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए हम उन सब से मुक्त होते हैं और नवजागरण का शंखनाद होता है, और इसी नवजागरण के दौर के साथ ही आधुनिक भावधारा की शुरुआत होती है। तो यदि हम रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को देखते हैं तो उन्होंने 1700 से 1900 तक रीतिकाल का समय बताया था, और 1900 से लेकर अब तक आधुनिक काल का समय बताया था। और ये संवत में है। यदि हम इस संवत को ईस्वी सन में बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो 1843 ईस्वी बैठता है, और कमोवेश वही समय है जहां से आधुनिक युग का आरंभ होता है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि किसी भी विद्वान ने ईस्वी सन में 1843 से आधुनिक युग की शुरुआत नहीं मानी, बल्कि सब ने 1850 ईस्वी से इसकी शुरुआत मानी, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। और 1850 ईस्वी से ही
आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है, इसकी प्रमुख वजह यह है कि 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ और भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भाषा के स्तर पर, सामाजिकता के स्तर पर और साहित्य के स्तर पर इस युग को इतना समृद्ध किया कि उन्हीं के नाम पर प्रथम कालखंड को भारतेंदु युग कहा गया और आधुनिक युग का आरंभ उनके जन्म वर्ष से ही माना गया। जिस समय आधुनिक साहित्य का आरंभ होता है वह 1850 का समय है और हम सब जानते हैं कि 1857 में ही ब्रिटिश ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया, हमें अपना गुलाम बना लिया। वो एक ऐसा दौर था जहां संपूर्ण देश को एकजुट होने की आवश्यकता थी और हमारे समाज में, पूरे देश में देश की स्थिति को जानना बहुत जरूरी था और इन बातों को ध्यान रखते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें से तो एक था नाटकों का मंचन करना और नाटकों का लेखन। दूसरा, खड़ी बोली पर बल देना। जैसा कि हम सब ने अभी तक देखा, आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक कि हमारी जो रचनाएं थीं वो प्रमुखता से काव्य में लिखी जा रही थी। हालांकि थोड़े बहुत गद्य ग्रंथ भी लिखे गए, जिसमें 84 वैष्णवन की वार्ता आती है, जिसमें 252 वैष्णवन की वार्ता आती है, जिसमें कि राम प्रसाद निरंजनी का भाषा योग वशिष्ठ आता है। परंतु इतने से गद्य ग्रंथों के आधार पर उन्हें गद्य प्रमुख काल नहीं कहा जा सकता। यानी गद्य का जो प्रधानता से प्रयोग होना शुरू हुआ वो आधुनिक युग में हुआ और भारतेंदु ने इस पर पर्याप्त बल दिया। इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको गद्य काल नाम दिया, क्योंकि इससे पहले गद्य प्रमुखता से नहीं लिखा गया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्यों खड़ी बोली पर ज्यादा बल दिया, खड़ी बोली के प्रयोग पर, और क्यों उन्होंने गद्य लेखन पर ज्यादा बल दिया और क्यों उन्होंने नाटक लिखने और नाटक मंचन पर बल दिया, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा उस समय साक्षर नहीं था, जो स्वयं पढ़कर समझने में सक्षम नहीं था, पढ़ ही नहीं सकता था खुद से। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि नाटक एक ऐसा सशक्त माध्यम होगा जिसमें जो निरक्षर व्यक्ति है वो भी नाटक के माध्यम से देश की स्थिति को समझ सकता है। तो उनके जो नाटक थे, यदि हम कुछ प्रमुख नाटकों की बात करें तो अंधेर नगरी या वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती या भारत दुर्दशा, इस तरह के जो नाटक थे उन सभी नाटकों के माध्यम से उन्होंने देश की दुर्दशा का चित्रण किया और इन नाटकों में गीत संगीत की भी योजना की। और इस गीत संगीत योजना को इतनी बारीकी से उन्होंने रखा है कि इन नाटकों में बीच बीच में गीत हैं और उन गीतों के साथ राग और ताल का नाम भी निबद्ध है, ताकि इस नाटक को जब किया जाएगा तो उस गीत संगीत से प्रभावित होकर जनता उस नाटक को देखने के लिए पहुंचेगी और जब वह नाटक को देखने पहुंचेगी तो नाटक में बताए गए संदेश को समझ पाएगी। यदि अंधेर नगरी की बात करें तो वहां पर एक ऐसे राजा की बात आती है जो राजा देश का कल्याण करना नहीं जानता है, देश में उचित शासन करना नहीं जानता है। इसको किस प्रकार से उन्होंने वहां पर हास्य में ढाल करके रखा है। तो भारतेंदु ने इन सभी बिंदुओं पर काम किया कि किस प्रकार से हम जनता को जागरूक करेंगे और किस प्रकार से पूरे देश को एकजुट करेंगे। और इसी प्रयास में उन्होंने नाटकों की रचनाएं की, नाटकों का मंचन किया, नाटकों की उन्होंने प्रतियां छपवाई और उन प्रतियों को उन्होंने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया और साथ के साथ पत्रकारिता भी उन्होंने आरंभ की, क्योंकि पत्रकारिता इस समय की एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई थी। समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के माध्यम से देश की दशा को एक एक गांव तक पहुंचाने की एक कोशिश थी यह पत्रकारिता। और इस पत्रकारिता में स्वयं भारतेंदु एवं उनके मंडल के अन्य लेखक सक्रिय थे। भारतेंदु मंडल में प्रमुख लेखक थे
पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, राधा श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी, पंडित अंबिका दत्त व्यास, और आगे चलकर बहुत आगे चलकर पंडित श्रीधर पाठक इस में जुड़ते हैं और वो स्वच्छंदतावादी कवि मुख्य रूप से माने जाते हैं। लेकिन इस समय जिनका मंडल था, इसमें राधाचरण गोस्वामी, श्रीनिवास दास, इन प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, बाल मुकुंद गुप्त, जिन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे और खत लिखे, इस प्रकार से देश की जो दशा थी, देश की जो स्थिति थी, उसको निबंधों में ढालकर इन पत्रिकाओं के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास इस युग में किया गया और राष्ट्रीय आंदोलन में इस पत्रकारिता की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस समय एक तरफ ब्रजभाषा में काव्य भी लिखा जा रहा था और इन काव्य में समस्या पूर्ति जैसे प्रयोग भी किए जा रहे थे। इस काव्य में खुसरो के समान जो मुकरियां थी, उसके आधार पर नई मुकरियां भी लिखी जा रही थी। जैसे कि अंग्रेज हमारे देश का शोषण कर रहे थे, तो उस पर एक मुकरी लिखी थी भारतेंदु जी ने कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। यानी इस मुकरी के माध्यम से जन जन तक उन्होंने यह बात पहुंचाई कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं और अंग्रेज हमारे देश को भीतर से खोखला बना रहे हैं। अंग्रेजों के साथ जो संस्कृति आई थी, पाश्चात्य संस्कृति, उसने हमारी भारतीय संस्कृति पर एक हमला कर दिया था और लोगों में शराब इत्यादि पीने की एक प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही थी। उस पर भी भारतेंदु ने एक मुकरी लिखी थी कि मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, और मुंह जब लागे तन मन तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोहे करे खराब, क्यों सखी साजन नाही शराब। यानी ब्रज भाषा में है ये मुकरियां। तो एक तरफ मुकरियों के माध्यम से समाज को जागरूक बना रहे थे और दूसरी तरफ नाटक, पत्रकारिता और उन पत्रिकाओं में निबंधों के माध्यम से स्वयं भारतेंदु और उनके मंडल के जो विद्वान लेखक थे, सब मिलकर के एक जागरूकता उत्पन्न कर रहे थे। इस बीच में अंजना का एक प्रश्न आया है कि खड़ी बोली का मतलब क्या होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में बताया है, लगता है आप भूल गए हैं, क्योंकि हिंदी के हमें जितने भी रूप प्राप्त होते हैं उसमें हमने अपभ्रंश से शुरुआत की थी। अपभ्रंश है हमारे पास ब्रजभाषा है, हमारे पास अवधि है और हमारे पास जो खड़ी बोली है, जिसे हम आज हिंदी कह रहे हैं, हिंदी के जिस रूप का हम आज प्रयोग कर रहे हैं, वो खड़ी बोली है। यानी 1850 में आकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी में खड़ी बोली, यानी हिंदी का खड़ी बोली रूप भी जो है वह भी वास्तव में एक बोली ही है। क्योंकि जब मैं आप लोगों को भाषा वाले पेपर में बोलियां और भाषाएं पढ़ाऊंगी तब इस पर हम लोग आएंगे, क्योंकि हमारे देश में जो अलग अलग क्षेत्र हैं उन सब में अपभ्रंश के साथ आधुनिक नई भाषाओं का हम कह सकते हैं कि विकास हुआ है। यानी क्षेत्रीयता प्रधान है हमारे देश की भाषाओं में। इसीलिए जब हम हिंदी की बात करते हैं तो क्षेत्रीय भाषाओं की बात करते हैं। तो खड़ी बोली मुख्यतः एक बोली है जो दिल्ली, रामपुर और उस पूरे क्षेत्र में बोली जाती है, जिसमें है का मुख्यता से प्रयोग होता है। और आज हम जिसे हिंदी कह रहे हैं, यानी जिस हिंदी के जिस रूप को आज हम प्रमुखता से प्रयोग करें, दरअसल आज तो हम लोग खड़ी बोली से इंग्लिश तक की यात्रा कर चुके हैं। लेकिन यदि हम आधुनिक काल के प्रथम कालखंड की बात करते हैं, भारतेंदु युग की बात करते हैं, तो वहां पर सर्वप्रथम खड़ी बोली का बहुतायत में प्रयोग हुआ। क्योंकि आदिकाल में हमें खुसरो के काव्य में खड़ी बोली का रूप प्राप्त होता है, जो मैंने आदिकाल वाले लेक्चर में कहा था। और भारतेंदु युग के प्रथम खंड में हमें बहुतायत में खड़ी बोली का प्रयोग दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर गद्य की प्रमुखता हुई। और गद्य की प्रमुखता इसलिए हुई
कि काव्य के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को देश की स्थिति से अवगत कराना संभव नहीं था। इसीलिए निबंध लिखा जाना आवश्यक था, नाटक लिखा जाना आवश्यक था, और नाटक और निबंधों में काव्य के माध्यम से सारी बातें कहना संभव नहीं था। इसीलिए गद्य का उदय हुआ और गद्य पर इतना बल दिया गया। जन जन तक उन बातों को पहुंचाने के लिए पत्र पत्रिकाओं की आवश्यकता हुई और इसीलिए पत्रकारिता का आविष्कार हुआ। अब हमें चूंकि उस अंग्रेज शासन से कुछ बुराइयां मिली तो हमें कुछ फायदे भी मिले, क्योंकि यह जो छापे खाने का आविष्कार है यह थी तो अंग्रेजों की देन, पर उसका हमें लाभ हुआ। इसी प्रकार से जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई वो भी अंग्रेज अधिकारियों को हिंदी सिखाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, परंतु उसका लाभ भी हिंदी के विकास के लिए हम सबको मिला। यानी यदि हम भारतेंदु युग के प्रथम कालखंड की उपलब्धियों को देखें तो वहां पर हमें जो 4 प्रमुख उपलब्धियां दिखाई देती है उसमें से सबसे पहले है खड़ी बोली का उदय, दूसरा है गद्य लेखन का उद्भव, तीसरा है छापे खाने का आरंभ, और चौथा है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। क्योंकि जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और उसमें अंग्रेज अधिकारियों को हिंदी सिखाने की बात हुई तो उसमें सदल मिश्र इत्यादि और लल्लू लाल जैसे विद्वानों को वहां पर हिंदी सिखाने का कार्य दिया गया और इस तरह से हिंदी का बहुत सारा काम हुआ। यानी भारतेंदु युग एक, अब तक हमने हिंदी का जितना भी रूप देखा था उससे बिल्कुल एक नवीन रूप हमें भारतेंदु युग में दिखाई देता है, जहां भाव के स्तर पर और शिल्प के स्तर पर विविधता है और बहुत अंतर होते हुए एक नवीन भावबोध को नए रूप से प्रस्तुत किया जाना हमें भारतेंदु युग में दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर एक पुरानी परंपरा भी चली आ रही है, क्योंकि हमें ऐसे भी काव्य दिखाई देते हैं जो ब्रजभाषा में लिखी जा रही थी और उसमें से तो स्वयं भारतेंदु के ही हैं, क्योंकि प्रेम मालिक, प्रेम माधुरी इत्यादि, बंदर सभा इत्यादि काव्य ग्रंथ तो स्वयं भारतेंदु ने लिखे। और कई ऐसे उस समय ऐसी संस्थाएं थीं जो समस्या पूर्ति जैसी प्रतियोगिताएं करवाती थी। यानी एक तरफ ब्रजभाषा और उसमें कविता लिखा जाना निरंतर चल रहा था, तो दूसरी तरफ पत्रकारिता का आरंभ, खड़ी बोली का आरंभ, निबंध का आरंभ, नाटक लेखन का आरंभ भी प्रचुरता से चला आ रहा था और देश में नवजागरण का शंखनाद हो चुका था। हम लोग पुरानी जो हमारी कह सकते हैं कि जो कुप्रथाएं थी, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि हमने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। हमारी संस्कृति की जो अच्छाइयां हैं उनको नवजागरण युग में बरकरार रखने की पूरी कोशिश की गई। हमने नवीन वैज्ञानिक चेतना को स्वीकार किया, हमने कुप्रथाओं का विरोध किया, लेकिन हमारी संस्कृति की जो अच्छाइयां थी उसे हमने जीवित रखा। और भारतेंदु ने देशभक्ति के साथ साथ, जहाँ पे हमारे पास मध्यकाल तक में छोटे छोटे सूबे थे और राष्ट्र जैसा कोई शब्द हमें दिखाई नहीं दे रहा था, राष्ट्र जैसा हमें कोई भाव नहीं दिखाई दे रहा था, तो भारतेंदु युग में आकर वह राष्ट्रीयता की भावना भी प्रबल होती है और हम समग्रता से पूरे राष्ट्र को वहाँ पर देख पाते हैं। आधुनिक युग में आकर के भारतेंदु ने यह प्रयास किया कि हमारी जो महिलाएं हैं वो एक बार फिर से उसी प्रकार से शिक्षित हों जिस प्रकार से हमारे वैदिक युग में महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। और उन्होंने अपने नाटकों में, यदि हम नील देवी नाटक का उदाहरण लें तो वहां पर जब राजा को कैद कर लेते हैं शत्रु, तब नील देवी ही जाकर के उन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करती है। तो हमारी जो एक संस्कृति रही है जिसमें हमारी महिलाएं शिक्षित रही हैं और वीरांगनाएं हुई हैं, तो उस संस्कृति पर काफी बल दिया है स्वयं भारतेंदु और उनके समकालीन समस्त लेखकों, कवियों ने। तो हमारी संस्कृति की जो अच्छाइयां थी उनको बढ़ाना और कुप्रथाओं का अंत करना। तो राष्ट्रभक्ति तो करते ही हैं, अनेक स्थानों पर वो राजभक्ति करते हुए भी दिखाई देते हैं और जिसके कारण विद्वानों में विवाद है कि भारतेंदु ने कहीं कहीं पर इन रानी विक्टोरिया इत्यादि का
पक्ष लेते हुए दिखाई देते हैं, राजभक्ति करते हुए दिखाई देते हैं, अंग्रेजों का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका कारण यह है कि जहाँ कहीं भी उन्हें अंग्रेजों का कोई कार्य पसंद आया है वहाँ उन्होंने उसकी प्रशंसा की है। तो यह एक ऐसा युग था जहाँ हमें बाहर से, पश्चिम से आने वाली सभ्यता से अच्छी बातें ग्रहण करनी थी, अपनी सभ्यता की अच्छी बातों को बचाए रखना था, और अपनी सभ्यता में जैसे कि बाल विवाह था या विधवा को दोबारा विवाह नहीं करने दिया जाता था, इत्यादि जो कुप्रथाएं थीं और रूढ़ियां थीं, उनसे मुक्त होने का भी प्रयास किया जा रहा था। सुमित का एक प्रश्न आया है कि नवजागरण को थोड़ा और समझाइए। नवजागरण वो दौर था जहां पर हमने नवीन वैज्ञानिक चेतना को अपने जीवन में उतारा और हर बात को हम तर्क की कसौटी पर कसने लगे, यानी एक नए प्रकार से हमने जागरण किया। क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति थी, वो एक समृद्ध संस्कृति थी जहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। यहाँ तक कि हमारी वैदिक संस्कृति में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी और स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण को ग्रहण करता था। कालांतर में आकर हमारी संस्कृति में अनेक बुराइयां उत्पन्न हो गई, अनेक कुप्रथाएं हो गई, अनेक अंधविश्वासों का आगमन हो गया, बहुत सारी रूढ़ियों में हम लोग बंध गए। तो उन सभी रूढ़ियों, कुप्रथाओं और बेड़ियों से मुक्त होने के लिए जो एक जागरण का शंखनाद फूंका भारतेंदु ने और अन्य उनके समकालीन, उनके मंडल के लेखकों ने, और उसके साथ साथ भारतेंदु और उनके मंडल के लेखक प्रभावित हुए हैं जिन महापुरुषों से, जिसमें मैंने कहा कि राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, महादेव गोविंद रानाडे हैं। तो इत्यादि जो महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी पुरानी संस्कृति को दोबारा जीवित करते हुए और अपनी कुप्रथाओं को अंत करते हुए और पश्चिम से आई हुई भी कुछ अच्छी बातों को अपनाते हुए जो एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में कदम रखा, वो नव जागरण है। नव का अर्थ होता है नया और जागरण का अर्थ होता है जागना, यानी नए सिरे से जागना। तो हमारी जो सभ्यता संस्कृति थी, हमारा जो समाज था, उसे नए प्रकार से जागरूक करने का, जागरण करने का एक प्रयास चल रहा था और उसमें पत्रकारिता और निबंध लेखन का, नाटक मंचन और नाटक लेखन का महत्वपूर्ण स्थान था। तो भारतेंदु युग में हमें ये समस्त कार्य दिखाई देते हैं और भारतेंदु युग में जितने भी नाटक लिखे गए, जैसे अभी मैंने भारत दुर्दशा की बात की या वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति की बात की, तो ये सारे नाटक कहीं न कहीं एक संदेश देते हैं, या अंधेर नगरी है, ये संदेश देते हैं कि हमें इस ब्रिटिश शासन से और इसके शिकंजे से मुक्त होना है और हमारी जो अंधविश्वास की बेड़ियां हैं उससे भी हमें मुक्त होना है। तो इस युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसमें हम देखते हैं कि जागरण का शंखनाद है, यानी कि जगाया जाना। एक अब जगाया, सिर्फ व्यक्ति नींद से ही नहीं सोता है, यानी यदि अज्ञानता है तो वह भी सोने के समान है। तो अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ने की जो यात्रा है वो नवजागरण है। तो यह जो नवजागरण था जिसमें विधवाओं का विवाह कराया गया, जिसमें स्त्रियों को शिक्षित करने की बहुत सारी कोशिशें की गई, जिसमें तमाम जो बाल विवाह जैसी जो बुराइयां थी उनको दूर किया गया, स्त्रियों को घर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया गया, उन्हें पढ़ने लिखने का अवसर दिया जाने लग गया और अंग्रेजी शासन से हम किस प्रकार गुलाम हैं उस गुलामी के प्रति भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। यानी सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर उन्होंने यह कोशिश की कि समाज में एक जागरूकता आए। क्योंकि यदि आप नील देवी नाटक को पढ़ेंगे या वैद की हिंसा हिंसा न भवति, जैसा कि स्पष्ट है शीर्षक से ही कि वैद की हिंसा हिंसा न भवति, इस शीर्षक में एक व्यंग्य है कि जब आप धर्म के नाम पर बलि देते हैं और हिंसा करते हैं तो उसे आप हिंसा नहीं मानते हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या वह हिंसा नहीं है, अर्थात अंधविश्वास को हमें छोड़ देना चाहिए। जितने भी अंधविश्वास हैं, जितनी भी कुप्रथाएं हैं, उन सब पर कुठाराघात हुआ, उन सबको छोड़कर आगे बढ़ने की बात हुई। तो इसीलिए जो भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसमें तो पहला है जागरण का शंखनाद,
कि हर स्तर पर पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, नाटकों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, मुकरियों के द्वारा लोगों में जागरण का शंखनाद फूंका गया। फिर आश्रयदाता से मुक्ति या राज्याश्रय काव्य से मुक्ति। मध्यकाल में हम लोगों ने विशेष रूप से रीतिकाल में देखा कि राज्याश्रित कवि थे और वो राजा की इच्छा के अनुसार ही काव्य लेखन कर रहे थे। तो उस राज्याश्रय से यहाँ आकर के मुक्ति हुई। एक और बहुत बड़ी बात जो मैंने कहा कि भारतेंदु युग की 4 प्रमुख उपलब्धियां हैं, तो वो सब उन सब से भी प्रवृत्ति को फर्क पड़ता है, क्योंकि खड़ी बोली का उदय हो गया। तो खड़ी बोली का उदय भी इसकी एक प्रवृत्ति है। यानी कल तक जो साहित्य हमें ब्रजभाषा, अवधी इत्यादि भाषाओं में मिल रही थी, वो हमें अब प्रमुखता से खड़ी बोली में प्राप्त होने लग गई। और इस युग में आकर के जब छापे खाने का आविष्कार हो गया, तो हमारे पास पत्र पत्रिकाओं का आरंभ हो गया। और पत्र पत्रिकाएं जब हमारे पास आ गई, तो हमारे पास निबंधों की एक नई विधा विकसित हुई। यानी बहुत सारी नवीन विधाओं का उदय भी इसकी एक प्रवृत्ति है, क्योंकि कल तक हमारे पास एक ही विधा होती थी और वो काव्य की विधा थी, परंतु यहाँ हमारे पास गद्य का उदय हुआ, पत्रकारिता का आरंभ हुआ, और पत्रकारिता के आरंभ के साथ साथ पत्रिका में निबंध, नाटक, कथाएं इत्यादि लिखी जाने लग गई। यानी हमने देखा कि यहाँ से कई विधाओं का भी आरंभ होना शुरू हो गया। यानी यह जो युग है भारतेंदु युग, वह भाव पक्ष के आधार पर, शिल्प पक्ष के आधार पर बहुत सारी नवीनताओं से युक्त है। भारतेंदु युग में भारतेंदु ने जितने भी कार्य किए, उन्होंने लेखन तो किया ही, परंतु साथ के साथ उन्होंने जमीन पर रहते हुए, जैसे कि जितने भी वो नाटक लिखते थे, उन सभी नाटकों में वो स्वयं अभिनय भी करते थे। और यहाँ तक कि उन नाटक मंडलियों को यह पूरा निर्देशक का भी कार्य करते थे, अभिनेता का भी कार्य करते थे, निर्देशक का भी कार्य करते थे, पत्र पत्रिकाओं में संपादन का भी कार्य करते थे, लेखन का भी कार्य करते थे, और पत्र पत्रिकाओं को कैसे पहुंचाया जाएगा उसमें भी अपना सहयोग करते थे। परंतु दुखद बात यह रही कि भारतेंदु का जो जीवन काल था, उनकी जो जीवन अवधि थी, वो बहुत छोटी रही और 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। परंतु यह जो काल माना जाता है मुख्य रूप से, वो 1850 से लेकर 1900 तक का माना जाता है। और इस समय जो खड़ी बोली का उदय हुआ, या गद्य लेखन का आरंभ हुआ, या छापे खाने का आरंभ हुआ, या फोर्ट विलियम कॉलेज से जो हमें उपलब्धियां प्राप्त हुई, वो समस्त उपलब्धियां भारतेंदु काल की अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, जहां से हमें हिंदी साहित्य का बिल्कुल ही एक नया रूप प्राप्त होता है। क्योंकि रीतिकाल की समाप्ति के बाद जब भारतेंदु युग का आरंभ होता है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है, भाषा के स्तर पर, भाव के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर। और यहाँ तक कि जितने भी साहित्यकार हैं, वो सब के सब देश हित के लिए कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, एक समाज सुधारक के रूप में कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। और इन समस्त साहित्य में यह पूरी कोशिश दिखाई पड़ती है कि हमारा जो समाज है वो एक बेहतर समाज बन सके, जहाँ पर किसी का शोषण न हो, जहाँ पर किसी का बाल विवाह न हो, जहाँ पर किसी विधवा को पूरे जीवन उपेक्षित रह करके जीवन न जीना पड़े। यानी समाज के हर एक हिस्से के लिए उस साहित्य में स्थान है। और मध्यकालीन साहित्य की यही कमी थी कि वह साहित्य समाज को उपेक्षित कर रहा था और सिर्फ राज दरबारों तक सिमटता जा रहा था, जबकि आधुनिक साहित्य संपूर्ण समाज को अपने दायरे में लेता है और संपूर्ण समाज का साहित्य वहाँ हिंदी का साहित्य बनता है। यानी आधुनिक साहित्य का जो आरंभ होता है वह एक क्रांति के समान आरंभ होता है। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को समाज सुधारक होने के साथ साथ साहित्यकार होने के क्रांतिकारी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने समाज को और साहित्य को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर एक सकारात्मक रूप दिया, एक सकारात्मक दिशा प्रदान की। और भारतीय साहित्य में हिंदी साहित्य का जो भारतेंदु युग है उसकी एक विशेष पहचान है। चाहे हम उस युग के नाटकों की बात करें या हम उस युग के निबंधों की बात करें, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने
बाल मुकुंद गुप्त का नाम लिया। बाल मुकुंद गुप्त अपने निबंधों के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि उनका जो शिव शंभू के चिट्ठे और खत है, उसमें उन्होंने लॉर्ड कर्जन ने जो हमारे ऊपर शासन किया और हमारा शोषण किया, उसको उन्होंने किस तरह से व्यंग्य में लिखा है। क्योंकि जनता की जो ज़रूरतें हैं उसकी उपेक्षा करते हुए जब उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना की, तो उसको बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे में व्यंग्य के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से चित्रित किया है। यानी यहाँ हमें एक और प्रवृत्ति दिखाई देती है व्यंग्य लेखन की, और यह व्यंग्य लेखन आधुनिक साहित्य का परिचायक है। आधुनिक साहित्य में आकर के ही हमें व्यंग्य विधा प्राप्त होती है, और व्यंग्य की यह विशेषता है कि जो प्रत्यक्षतः तो हास्य उत्पन्न करता है, लेकिन परोक्षतः वह प्रश्न खड़ा करता है। और शिव शंभू के चिट्ठे के खत इत्यादि जैसे निबंध लिख करके बाल मुकुंद गुप्त ने वहीं से व्यंग्य विधा की शुरुआत कर दी थी। यानी आधुनिक साहित्य का जिस रूप को आज हम देख रहे हैं, उसकी शुरुआत भारतेंदु युग से हुई, और मध्यकाल से भारतेंदु युग तक आते आते एक क्रांति हमें दिखाई देती है। और क्रांति शब्द का अर्थ ही यही होता है कि जब आमूल चूल परिवर्तन हो जाए तो वह क्रांति है। जब तक हम परिवर्तन के लिए प्रयासरत हैं तब तक वह प्रयास है, लेकिन जब वह क्रांति तब कहलाएगी जब आमूल चूल परिवर्तन हमें जमीनी स्तर पर दिखाई देगा। तो भारतेंदु युग में आकर के वह क्रांति के रूप में हमें दिखाई देती है, क्योंकि कल तक जो साहित्य सिर्फ भक्ति के लिए लिखा जा रहा था या राजा के मनोरंजन के लिए लिखा जा रहा था, वह साहित्य जनता के लिए, समाज के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए लिखा जाने लगा। जहां पर लॉर्ड कर्जन यानी हमारे शासक से सवाल किया जाने लग गया, जहां पर व्यंग्य विधा की शुरुआत हो गई, जहां पर नाटकों के माध्यम से राजा की कमी दिखाई जाने लग गई, क्योंकि अंधेर नगरी जो नाटक है वह भी एक व्यंग्य है। और उस व्यंग्य में राजा के गलत निर्णय को चित्रित किया गया है कि किस प्रकार से राजा गलत निर्णय लेता है और एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी के फंदे पर तक पहुंचा देता है। यानी यदि राजा गलत है, यदि राजा अविवेकी है, तो देश का हाल कैसा हो जाता है, इसका सटीक उदाहरण अंधेर नगरी है, और उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। यानी हम लोगों ने 1850 में जो उपलब्धियां हासिल की, वो उपलब्धियां यदि हमने हासिल नहीं की होती तो आज हमारे पास हिंदी साहित्य का जो स्वरूप है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं होता। क्योंकि वैचारिकता के स्तर पर और शिल्प के स्तर पर, विधा के स्तर पर यह अत्यंत समृद्ध युग है, जहां पर एक से एक बड़े दिग्गज हमें दिखाई देते हैं। और इतना ही नहीं, इस समय जैसे कि राधा कृष्ण दास ने जो संयोगिता स्वयंवर लिखा है, वह भी एक समाज सुधार की दिशा में कदम है। नील देवी में भी जो उसकी नायिका है, उस नाटक की नायिका है जो रानी है, वह शत्रुओं से मुकाबला करती है और बंदी हो गए राजा को मुक्त करवाती है और अपने देश का, अपना राज्य वापस लेती है शत्रुओं से। यानी हमारी स्त्रियां आरंभ में कितनी शिक्षित थीं और कितनी युद्ध कला में माहिर थीं, उसको भी एक बार फिर से भारतेंदु ने याद दिलाने की कोशिश की है। इसी बीच अंजना का एक प्रश्न आया है कि व्यंग्य विधा का मतलब क्या होता है मैम। देखिए, जब हम साहित्य में विधा कहते हैं तो विधा का अर्थ होता है कला। तो साहित्य में हम अलग अलग कलाओं में अपने भावों को व्यक्त करते हैं और वह विधा के रूप में कही जाती है। जैसे हमारे पास कथा एक विधा होती है, नाटक एक विधा होता है, निबंध एक विधा होती है, कविता एक विधा होती है। इसी प्रकार से व्यंग्य एक विधा होती है, और व्यंग्य काव्य में भी हो सकता है और व्यंग्य गद्य में भी हो सकता है। क्योंकि मैंने जो भी दो मुखरियां कही, भीतर भीतर सब रस चूसे और जो जब मुंह लगे तब नहीं छूटे, ये दोनों ही मुखरियां पद्य में है, इसमें भी व्यंग्य है। यानी जहां कहीं भी हम बुराइयों को इस तरह से प्रस्तुत करें जो हमें प्रत्यक्षतः हास्य प्रतीत हो, जिसको सुनकर या पढ़कर प्रत्यक्षतः हमें हंसी आए, परंतु
परोक्षता हमें उसमें उभरते हुए दर्द की अनुभूति हो, उसके साथ खड़े होते हुए प्रश्नों को देखने की चिंता दिखाई पड़ती हो, वहाँ व्यंग्य होता है। जब देश और समाज पर बुरी समस्याएं होती हैं या बुरी स्थिति होती हैं या राजा देश के हित में कार्य नहीं करता है, तब साहित्यकार व्यंग्य विधा से उस पर प्रश्न करते हैं। और आधुनिक साहित्य में व्यंग्य विधा की शुरुआत हमें यहीं से अंधेर नगरी जैसी रचनाओं से मिलनी शुरू हो जाती है, जो आगे चल करके हमें दिखाई देती है। हरिशंकर परसाई इत्यादि के लेखन में व्यंग वहाँ जाते जाते चरम पर पहुँच जाता है, जहाँ भोला राम का जीव जैसी व्यंग्य रचनाएं हमारे पास आ पहुँचती हैं। या भारतेंदु युग में ही हमारे पास बाल मुकुंद गुप्त जैसे लेखक हैं, जो शिव शंभू का चिट्ठा लिख करके और उसमें जो विक्टोरिया मेमोरियल बनाया, उसको बनाने से आम व्यक्ति का क्या लाभ है, और इस शिव शंभू के चिट्ठे को यदि आज पढ़ते हैं तो आज के समय में भी यह प्रासंगिक प्रतीत होता है। तो ये जो व्यंग्य विधा है, और इसी तरह से कविता के क्षेत्र में यदि हम आधुनिक कविता की बात करें तो प्रगतिवाद में नागार्जुन जैसे कवि हैं, जो सीधे सीधे सत्ता से प्रश्न करते हैं व्यंग्य विधा के माध्यम से। तो यह जो व्यंग्य विधा है वो हमारे बुराइयों को, हमारी चिंताओं को, हमारे दर्द को इस तरह से प्रस्तुत करती है कि वहाँ पर ऊपर से तो हास्य प्रतीत होता है, परंतु भीतर से हमें उस दर्द का एहसास होता है। तो भारतेंदु युग आधुनिक युग की शुरुआत है, और आधुनिक युग जहाँ से शुरू होता है वहाँ से काल का परिवर्तन हमें स्पष्ट दिखाई देता है। एक और खास बात, मैंने आप लोगों को आधुनिक शब्द बताते हुए एक उदाहरण दिया था कि हिंदी साहित्य कोश में यह कहा गया है कि आधुनिकता से तात्पर्य है, या आधुनिकता की पहली और अनिवार्य शर्त है स्वचेतनता। स्वचेतनता का अर्थ होता है कि अपने प्रति चैतन्य होना, अपनी स्थिति से अवगत होना, अपनी स्थिति का भान होना, अपने बारे में ज्ञान होना। तो जब हमें अपने बारे में ज्ञान होता है तभी हम व्यंग्य जैसी विधाओं को लिख सकते हैं। यदि हमें अपनी स्थिति का एहसास ही नहीं होगा, भान ही नहीं होगा, तो फिर हम व्यंग्य विधा का लेखन भी नहीं कर पाएंगे। और आधुनिकता की यही पहचान है कि वहाँ स्वचेतनता है, और स्वचेतनता के कारण जल्दी जल्दी हमारे भावबोध में भी परिवर्तन आता है, या हम कह सकते हैं कि हम भावबोध की यात्रा जल्दी जल्दी तय करते हैं। अब इसका उत्तर है कैसे, तो आप देखिए कि हमारे पास कोश का मतलब होता है, बच्चे सुमित का एक प्रश्न आया है, कोश मतलब, कोश का अर्थ वैसे खजाना होता है, लेकिन हम जब शब्दों का संग्रह करते हैं तो उसे कोश कहते हैं। और इसीलिए जो शब्द कोश होता है, जहाँ से हमें बहुत सारे शब्दों के अर्थ प्राप्त होते हैं, उसको शब्द कोश कहते हैं। कोश यानी बहुत सारा संग्रह, कोश यानी मंजूषा। कोश के कई अर्थ हैं, परंतु अभी मैं साहित्य कोश की बात कर रही हूँ। तो साहित्य कोश एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें साहित्यिक बहुत सारी अवधारणाओं को समझाया जाता है। तो उसी में आधुनिकता को समझाते हुए कहा गया है कि आधुनिकता की पहली और अनिवार्य शर्त है स्वचेतनता। तो जब हम स्वचेतन हो जाते हैं तो हमारी जो चित्तवृत्ति है, हमारा जो भाव बोध है, वो ज़्यादा विकसित होता है। और इसी कारण से आधुनिक काल में जो कालावधि है युगों का, वो जल्दी जल्दी परिवर्तित हुआ। यानी हमारे पास जैसे भक्ति काल हमारे पास संवत 1375 से लेकर 1700 तक था, देखिए कितना बड़ा समय है। और इसी तरह से हमारे पास रीतिकाल 1700 से लेकर 1900 था, कितना बड़ा समय है, बड़ा बड़ा कालखंड है। और उतने बड़े कालखंड में हम उसी भाव बोध में चलते रहे, जबकि आधुनिक काल में आकर स्वचेतनता का विकास होने के कारण हमारे भावबोध में जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है। और इसीलिए 50 वर्षों का हमारा भारतेंदु युग है, और 1900 में आकर के हम लोग द्विवेदी युग में प्रवेश करते हैं। तो यह भारतेंदु युग विचार के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर और विधा के स्तर पर हमें एक नई पहचान देता है, और वहां से हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव पड़ती है। तो आज के क्लास में इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे
तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग अपना अध्ययन जारी रखें। आज कुछ एमए के छात्र भी जुड़े हैं। अब मैं सबका नाम लेती हूँ। सुमित, खुश रहिए बच्चे। अंजना, खुश रहिए। मेरी दीदी हैं, प्रणाम दीदी। चंद्रभानु प्रसाद सिंह सर प्रणाम करती हूँ। और आपकी जो सकारात्मकता है और आपका जो प्रोत्साहन है वो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है, ताकत देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। सुभाष झा सर प्रणाम करती हूँ। पुरुषोत्तम, खुश रहिए बेटा। दिनेश भाई, खुश रहिए। लता, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छी होंगी। और मेरा लेक्चर कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे खुशी होगी। सागर नवदिया, कैसे हैं आप? नमस्ते। आरती, नमस्ते बेटा, खुश रहिए। मनीषा कुमारी, खुश रहिए बेटा। सरोज कुमार झा सर प्रणाम करती हूँ। इसी तरह से सर अपना सहयोग बनाए रखें और इसी तरह से मुझे प्रोत्साहित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। दीपिका, खुश रहिए बच्चे। और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। प्रदीप, खुश रहिए। भोली बाबा, प्रणाम करती हूँ भैया। और अच्छा लगा आपने मुझे देखा। आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे खुशी होगी। मीनाक्षी शर्मा, खुश रहिए बच्चे। संजीव झा सर प्रणाम करती हूँ। राजेश रंजन सर प्रणाम करती हूँ। विमल जी सर प्रणाम करती हूँ। किरण शिव चौधरी प्रणाम करती हूँ बहन। भावना प्रकाशन, नीरज मित्तल जी प्रणाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अपना सहयोग बनाए रखें। राजकुमार भैया प्रणाम करती हूँ। बहुत दिनों के बाद भैया आप जुड़े हैं मेरे साथ फेसबुक पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एमए के स्टूडेंट हैं आप विकास। आज आपका पहला क्लास था। मैं चाहूँगी कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें और आपका कोई प्रश्न हो तो निसंकोच पूछ लीजिएगा। स्वागत है विकास। श्याम झा, प्रणाम भाई जी। आरुषि, खुश रहिए बेटा और इसी तरह से पढ़ते रहिए। तेज नारायण चौधरी, प्रणाम करती हूँ सर। प्रियंका बेटा, खुश रहिए और पढ़ते रहिए बेटा। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। और उद्धव कृष्णा, नमस्ते बेटा, खुश रहिए। आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। विभूति आनंद सर प्रणाम करती हूँ सर। इसी तरह से अपना सहयोग और प्रोत्साहन बनाए रखें। प्रेमचंद बेटा लिख रहे हो, नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा, खुश रहिए। अंजय चौधरी भाई जी प्रणाम करती हूँ। प्रेमचंद, खुश रहो बेटा। वैशाली बेटा, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। सिमी डाइना, खुश रहिए बेटा। तो इसी के साथ आप सबके साथ विदा लेती हूँ। कल हम लोग फिर मिलेंगे 12:30 बजे। तब तक के लिए अलविदा, प्रणाम, धन्यवाद, आभार।